दोस्तों नमस्कार। सीआरपीसी में आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 164 को। इससे पहले हमने पढ़ा था सेक्शन 160, 61, 62, 63, जिसके अंदर पुलिस के सामने जो बयान थे उसकी क्या वैल्यू थी, उस बयान का कितना हिस्सा मान्य है, आगे की कार्यवाही में वो मान्य थे, इस बारे में हमने पीछे वीडियो में हमने पढ़ लिया था। लेकिन वह जो सेक्शन 164 है काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, क्योंकि इसके बारे में हमने बहुत सुना है कि इकबालिया बयान क्या होता है, कन्फेशन क्या होता है, वो सारा मामला इसी के अंदर आता है। क्योंकि 164 के बयान की वैल्यू इसी वजह से है क्योंकि आगे की कार्यवाही में इसमें जो मजिस्ट्रेट के समक्ष जो बयान जो व्यक्ति खुद अपने देता है वो आगे की कार्यवाही में एक बयान मान्य होते हैं। तो सेक्शन 164 कहती है रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशन एंड स्टेटमेंट, मतलब इसके अंदर जो व्यक्ति अपनी मर्जी से बयान देता है वो बयान रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो इसके पहला पॉइंट क्या कहता है, मुख्य रूप से हम 164 को समझते हैं तो सबसे पहले हमें क्या आएगा कि ये बयान कौन रिकॉर्ड कर सकता है। ये जो बयान है कोई भी महानगर मजिस्ट्रेट या फिर न्यायिक मजिस्ट्रेट इस बयान को रिकॉर्ड कर सकता है। दूसरी बात कि ये बयान कब रिकॉर्ड किए जाएंगे, तो ये जो बयान है वो रिकॉर्ड कब होंगे, जो अन्वेषण चल रहा है, अन्वेषण के दौरान मतलब इन्वेस्टिगेशन के दौरान, तफ्तीश के दौरान, या फिर जांच और विचार उसके ऊपर शुरू हो उससे पहले ये जो बयान है रिकॉर्ड किए जाएंगे। वो रिकॉर्ड कौन करेगा, महानगर मजिस्ट्रेट या फिर न्यायिक मजिस्ट्रेट। अब इसके अंदर कौन से कथन जो है वो उनकी रिकॉर्डिंग होती है, वो जो है जो व्यक्ति कोई अपनी इच्छा से अपनी मर्जी से स्वीकृति करता है या फिर कोई कथन कहता है तो उसकी रिकॉर्डिंग इस धारा के तहत की जाती है। इसके पहले पॉइंट में ये बात बताई गई है। इसके अंदर दो परंतु बताए हैं उपधारा 1 के अनुसार। पहला परंतु क्या कहता है कि जिस अभियुक्त का बयान रिकॉर्ड हो रहा है उसका जो बयान रिकॉर्ड होगा उसके अधिवक्ता की उपस्थिति में, मतलब उसका जो भी वकील है उसके सामने उसका बयान रिकॉर्ड होगा और उसकी ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जाएगी। दूसरा इसका परंतु ये जो कहता है कि पुलिस, मतलब कई बार हम देखते हैं कि जो एजुकेटिव मजिस्ट्रेट की जो पावर है वो कई बार पुलिस अफसर को दे दी जाती है बहुत सारे जगह। तो इसके अंदर ये पॉइंट ये बताता है कि जिस पुलिस अफसर को मजिस्ट्रेट की पावर दी गई है वो ये वाले बयान रिकॉर्ड नहीं कर सकता। तो पुलिस का मुख्य रूप से मान के चलो कि पुलिस के सामने अगर किसी व्यक्ति ने किसी भी प्रकार का बयान दिया है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन इतनी आसान नहीं है। जब तक मजिस्ट्रेट के सामने वो व्यक्ति अपने बयान नहीं दे देता है तब तक पुलिस के सामने जो भी कहता है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अब है इसकी उपधारा 2। उपधारा 2 क्या कहती है, अब बात आती है कन्फेशन की। तो मजिस्ट्रेट के सामने कोई व्यक्ति कन्फेशन कर रहा है तो अब मजिस्ट्रेट को भी यहां बाउंड किया गया है। मजिस्ट्रेट भी उस व्यक्ति के बयान अभिलिखित करने से पहले मजिस्ट्रेट क्या है उस व्यक्ति को चेतावनी देगा, उस व्यक्ति को कहेगा कि तुम बिल्कुल बाध्य नहीं हो ये बयान देने के लिए, ये जो बयान तुम अपनी मर्जी से दे हो, अगर तुम चाहते हो तो ये बयान दो, अगर तुम्हारी इच्छा नहीं है तो ये बयान नहीं दो। लेकिन अगर फिर भी अगर तुम ये बयान देना चाहते हो तो इस बयान का उपयोग आगे की कार्यवाही में तुम्हारे खिलाफ किया जाएगा। तो इससे पहले मजिस्ट्रेट क्या है उसको ये चेतावनी देगा। और ये चेतावनी देने के बाद अगर मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कहीं भी कि नहीं ये जो बयान है स्वेच्छा से नहीं दे रहा है किसी पर, तो मजिस्ट्रेट वो बयान अभिलिखित नहीं करेगा। और अगर ऐसा लगता है मजिस्ट्रेट को कि हाँ ये भी बयान जो अपनी स्वेच्छा से देना चाह रहा है तो उसके बयान रिकॉर्ड किए जाएंगे, वरना उसके बयान रिकॉर्ड नहीं होंगे। ये इसकी उपधारा 2 बताती है। इसकी उपधारा 3 क्या कहती है 164 की, कि अगर बयान वो व्यक्ति जिसको मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया है बयान के लिए वो बयान नहीं देना चाहता है तो उसको उसके बाद क्या है उसे पुलिस अभिरक्षा में भी नहीं भेजा जाएगा। उस व्यक्ति को क्या है पुलिस की कस्टडी की बजाय न्यायिक हिरासत में उसे भेज दिया जाएगा, पुलिस हिरासत में उस व्यक्ति को नहीं भेजा जाएगा। ये उपधारा 3 कहती है 164 की। उपधारा 4 इसकी ये बताती है कि जो बयान जो दर्ज हो रहे हैं इसके अंदर वो जो 281 आईपीसी है उसके अनुसार अभिलिखित किए जाएंगे और उस व्यक्ति के उसके ऊपर हस्ताक्षर भी किए जाएंगे। और उस कार्रवाई के होने से पहले जो एक अभाव होता है, भाव मजिस्ट्रेट उससे बोलेगा, उसके बाद ही ये बयान उसमें दर्ज किए जाते हैं, वो बयान मान्य होते हैं। मजिस्ट्रेट सबसे पहले उसे कहेगा कि जो भी व्यक्ति है, मजिस्ट्रेट ये बात लिखित में देगा कि मैंने उस व्यक्ति का नाम जिस व्यक्ति के उस व्यक्ति को पहले चेतावनी दी थी कि ये बयान तुम चाहो तो दो, अगर तुम्हारी इच्छा है तो दो, वरना कोई जरूरी नहीं है। अगर तुमने बयान दिए तो तुम्हारे खिलाफ भी ये इस्तेमाल किए जाएंगे। उसके बावजूद उसने अपनी इच्छा से ये बयान दिया है, उस व्यक्ति के हस्ताक्षर किए जाएंगे। तो ये वाली बात भी इसमें मेंशन की जाएगी। अगर ऐसा भी नहीं किया गया तो ये बयान भी मान्य नहीं किए जाएंगे।
ये कहता है इसकी उपधारा 4। अब है इसकी उपधारा 5। उपधारा 5 क्या कहती है कि जो बयान है वो मजिस्ट्रेट क्या है शपथ पे भी ले सकता है, बगैर शपथ के भी ले सकता है। जैसा मजिस्ट्रेट को उचित लगे उस आधार पर ये बयान लिए जा सकते हैं। अगर शपथ के लिए मजिस्ट्रेट कह रहा है और वो जो व्यक्ति जो बयान देने वाला है वो शपथ लेने से इनकार करता है तो उसके खिलाफ 178 आईपीसी की कार्रवाई भी की जा सकती है। अब इसके अंदर दो परंतु और बताए गए हैं, ए और बी में दो जोड़े गए हैं कि अगर मामला है महिला संबंधी अपराध का, जैसे कि 376 का है, 354 का है, 326 ए बी का है तेजाब वाले मामले का, तो उस मामले में क्या है जो बयान है वो जो तुरंत रिकॉर्ड किए जाएंगे महिला संबंधी जो अपराध है और तुरंत उसको रिकॉर्ड कर लिए जाएंगे। और जो रिकॉर्ड अगर किया जा रहा है उस रिकॉर्डिंग के दौरान अगर महिला किसी भी प्रकार की शारीरिक दुर्बलता से या मानसिक दुर्बलता की अगर शिकार है तो उसे क्या है द्विभाषीय या फिर कोई विशेष प्रबोधक की उपस्थिति में उसके बयान रिकॉर्ड किए जाएंगे और उसकी ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जाएगी। ये इसका ये परंतु 1 बताता है। दूसरा पॉइंट इसका ये बताता है बी पॉइंट कि इस प्रकार महिला संबंधी जो मानसिक विकृति या जैसे हालात में थी उसके बयान रिकॉर्ड कर लिए गए, उसके बाद जो आगे कार्रवाई होगी उस कार्रवाई में ये जो बयान है वो सेक्शन 137 एविडेंस एक्ट हमने पढ़ रखा है मुख्य परीक्षा के बारे में, तो 137 एविडेंस एक्ट के तहत ये बयान मान्य होंगे। वो ऐसा समझा जाएगा कि ये मुख्य परीक्षा में दिया गया बयान है, उसके ऊपर प्रतिपरीक्षा या फिर पुनः परीक्षा करवाई जा सकती है। ये इसका दूसरा पॉइंट बी कहता है उपधारा 5 का। इसकी उपधारा 6 कहती है कि ये जो बयान या फिर सेंस स्वीकृति करने वाला जो मजिस्ट्रेट है उसने जो जिस भी मजिस्ट्रेट ने बयान रिकॉर्ड किए हैं वो क्या है तुरंत उस मजिस्ट्रेट के पास इसे भिजवा देगा जो उसका विचारण कर रहा है, मतलब जो न्यायिक मजिस्ट्रेट है जिसके पास ये मुकदमा चल रहा है उसके पास तुरंत ये भिजवा दिए जाएंगे। ये कहती है धारा 164। अब लेते हैं हम धारा 164 ए को। तो धारा 164 ए क्या कहती है? अब सेक्शन 164 ए क्या कहती है कि बलात्कार से पीड़ित व्यक्ति की चिकित्सीय परीक्षा। तो इसके अंदर मामला क्या आता है कि इसका पहला पॉइंट ये बताता है कि कोई इन्वेस्टिगेशन चल रही है, बलात्कार से संबंधित कोई भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उससे संबंधित मामला है, उसके अंदर पुलिस का क्या है, पुलिस क्या करेगी सबसे पहले कि जो स्त्री जिसके साथ ये बलात्कार हुआ है या उसका अटेम्प्ट हुआ है उसका क्या है परीक्षा करवाने के लिए जो भी रजिस्ट्री कर मतलब कोई सरकारी चिकित्सा व्यवसायिक प्राथमिकता तो उसको दी जाएगी। अगर वो अवेलेबल नहीं है तो उसकी अनुपस्थिति के अंदर कोई भी रजिस्ट्री कर चिकित्सा व्यवसायी के पास पुलिस उसे भेजेगी उस स्त्री की सहमति से या फिर उस स्त्री की तरफ से कोई और अगर सहमति देने के लिए सक्षम व्यक्ति है उसकी सहमति से उस व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर अंदर उस स्त्री को उस चिकित्सा व्यवसायी के पास भेजा जाएगा। ये इसकी उपधारा 1 कहती है। अब है इसकी उपधारा 2। उपधारा 2 क्या कहती है? जिस चिकित्सा व्यवसायी के पास वो स्त्री भेजी गई है उसके पास वो स्त्री आई है, वो जो चिकित्सा व्यवसायी है वो बिना देरी के तुरंत उस स्त्री का क्या करेगा, वो चिकित्सा परीक्षा वो करेगा। और जो चिकित्सा परीक्षा कर रहा है वो जो डॉक्टर है वो क्या करेगा, अपनी एक रिपोर्ट तैयार करेगा और उस रिपोर्ट के अंदर कई चीजें जो मेंशन करेगा, जैसे कि पहले बताया गया है कि उस स्त्री का नाम और उस स्त्री को कौन लेके आया उसका नाम मेंशन करेगा। दूसरी बात इसमें बताई गई है कि उस स्त्री की क्या आयु है वो भी मेंशन की जाएगी। तीसरा, अगर डीएनए प्रोफाइलिंग करनी है तो उसके लिए क्या क्या सामग्री ली गई है उस सामग्री की भी डिटेल उसके अंदर दी जाएगी। और स्त्री के अगर शरीर के ऊपर किसी भी प्रकार की क्षति के अगर निशान पाए गए हैं तो उसकी डिटेल भी उसमें मेंशन की जाएगी। और उस स्त्री की उस समय साधारण मानसिक दशा क्या थी उसकी भी डिटेल इसके अंदर मेंशन की जाएगी। और उचित ब्यौरे के साथ अगर कोई और भी विशिष्टियां अगर उसमें डॉक्टर ने की है तो उसकी डिटेल इसके अंदर ये पॉइंट 2 के तहत वो डॉक्टर तैयार करेगा। इसकी उपधारा 3 क्या कहती है? इसकी उपधारा 3 कहती है कि जिस डॉक्टर ने ये रिपोर्ट तैयार करी है और जो भी निष्कर्ष निकाला तो उस निष्कर्ष निकालने का आधार क्या था, उसके पास क्या आधार था, उस आधार को भी संक्षेप में उस रिपोर्ट के अंदर वो डॉक्टर लिखेगा। चौथा पॉइंट इसका बताता है उपधारा 464A की कि रिपोर्ट के अंदर ये चीज लिखी जाएगी कि उस स्त्री की सहमति थी या उसकी तरफ से किसी सक्षम व्यक्ति ने सहमति दी थी,
उसकी डिटेल उसके अंदर मेंशन की जाएगी कि इसकी सहमति से ये चिकित्सा परीक्षा की गई थी, या तो उस स्त्री की स्वयं की सहमति से या फिर उसकी तरफ से किसी सक्षम व्यक्ति ने सहमति दी थी, उसके बिना ये चिकित्सा परीक्षा नहीं कर सकते, तो उसकी भी डिटेल इसमें मेंशन करी जाएगी। ये पॉइंट 4 बताता है इसका। 5वां पॉइंट इसका कहता है कि परीक्षा कब प्रारंभ हुई, उसकी चिकित्सा परीक्षा, उसका टाइम और किस टाइम संपन्न हुई, उसकी भी डिटेल इसके अंदर मेंशन की जाएगी। इसकी उपधारा 6 बताती है 164A की, जो चिकित्सा व्यवसायी है जिसने ये चिकित्सा परीक्षा की है वो क्या करेगा, उस जो भी जैसे रिपोर्ट तैयार हो जाती है तुरंत उसे बिना देरी के आईओ के पास भेज देगा जिसके पास ये केस है। और वो जो आईओ है वो आईओ जो अपनी सेक्शन 173.5 है जिसके तहत पुलिस जो रिपोर्ट पेश आगे करती है, तो उसके अंदर जो दस्तावेज आते हैं उस दस्तावेजों के साथ 173.5 का ए पॉइंट में जो दस्तावेज है उसके साथ इस रिपोर्ट को मजिस्ट्रेट के पास भिजवा देगा। अब है इसकी उपधारा 7। उपधारा 7 क्या कहती है कि इस धारा की कोई भी बात ये एग्री नहीं करती है कि बिना सहमति के ये परीक्षा है विधि मान्य हो जाएगी, विधि मान्य नहीं होगी। तो ये है अपनी सेक्शन 164A। इससे पहले हमने पढ़ी थी सेक्शन 164 जो कन्फेशन से संबंधित है। मजिस्ट्रेट कन्फेशन करवाता है मजिस्ट्रेट के समक्ष, अगर वो व्यक्ति रजामंद नहीं है तो वो सहमति, अगर रजामंद नहीं है तो वो ना करे तो कोई इश्यू नहीं है, उसे चेतावनी देने के बाद ही अगर अपनी मर्जी से कन्फेशन करेगा तो मजिस्ट्रेट उसका कन्फेशन करवाएगा, वरना मजिस्ट्रेट उसका कन्फेशन नहीं नोट करेगा। और अगर वो कन्फेशन नहीं करता है तो उसके बाद उसे पुलिस कस्टडी में भी नहीं भेजा जाएगा। ये हमने 64 में पढ़ा था, और 64A में रेप से संबंधित मामला है, ये हमने पढ़ लिया है। उम्मीद है आपको आया होगा बेहतर से संबंधित। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।